कल वाली शीट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस, इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लेट अस सी। क्या बोल रहा है, व्हेन अ सर्टेन टू डिजिट नंबर इज एडेड टू अनदर टू डिजिट नंबर हैविंग सेम डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर। आपको ये बोल रहा है कि दोनों का सम जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आपको ये बताना है कितने ऐसे टू डिजिट नंबर्स हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज कि हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। अगेन आपके पास नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, उसका रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस एक्स। दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स x प्लस वाई। तो आपको अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आपके पास ऑलरेडी 11 है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 11 है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, इसको भी आप 11 के स्क्वायर के फॉर्म का बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी 11 है, आपको एक 11 और लाना ही पड़ेगा, उसके साथ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए आपको चलेगा, ठीक है। तो अब के स्क्वायर का वैल्यू 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, एंड सो ऑन। अब सोच के देखो कि आपके पास एक्स और वाई जो है वो दोनों डिजिट्स है, दोनों का सम मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 हो सकता है। तो 18 से कम आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जब आपका x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो भी 11 हो, ठीक है, क्योंकि दूसरे केस में 44 हो जाएगा, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, उस केस में आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई अगर यहाँ पे 11 हो गया, तो x और y का वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, आप 6 5 रख सकते हैं, 7 4 रख सकते हैं, 8 3 रख सकते हैं, एंड इसके अलावा आप इसको 9 2 रख सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, 6 5 7 4 8 3 एंड 9 2। एंड अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, आपको ये बोल रहा है कि ऐसे नंबर्स ढूंढ के निकालिए जिनको रिवर्स करने के बाद भी स्क्वायर आपको मिले। तो आप 65 ले या फिर आप 56 ले, तो दोनों अलग अलग केस होगा। 65 के केस में भी आपको मिलेगा, 56 के केस में ही मिलेगा। सिमिलरली 74 के केस में मिलेगा, तो 47 के केस में भी मिलेगा, 38 के केस में ही मिलेगा, एंड 29 के केस में भी मिलेगा। ओके, सो इन दिस केस जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको ये पूछ रहा है कि आपको ऐसा नंबर बताना है जिसको आप रिवर्स करके ऐड कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो वो 65 के केस में भी 65 प्लस 56 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और आपको 56 के केस में भी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर 8 होगा, नॉट 4। 4 नहीं होगा इस केस में, इस केस में हमारा आंसर विल बी 8। ओके, सो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ के देखेंगे, पढ़ के एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? ए एंड बी प्ले अ game of bingo in which each player in his turn has to choose a positive integer that is less than the previous number but at least half of the previous number। मतलब आपको मिनिमम से मिनिमम हाफ चूज करना है, ठीक है। द प्लेयर हु चूजेस वन लूजेस, ठीक है, एंड द गेम एंड्स देयर, ठीक है। ए स्टार्ट्स बाय चूजिंग 2021, ठीक है, एंड आफ्टर दैट बोथ प्लेयर्स कंटिन्यू टू प्ले विद द बेस्ट स्ट्रेटजी। which integer which integer should B choose immediately after A has chosen 2021 to ensure his own victory? ठीक, आपको क्या करना है? एटलीस्ट हाफ। ठीक, तो आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि द पर्सन हु चूजेस वन लूजेस द गेम। तो आपको कोशिश ये कराना है, आपको कोशिश ये करनी है, इफ B wants to win the game then B should choose। अगर आपने ये फोर्स कर दिया कि बी आपका 2 चूज करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप गेम जीत जाएंगे। आपको हमेशा ये इंश्योर कराना है कि बी शुड चूज 2, ठीक है। बी को अगर आपको 2 चूज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि जीतने के लिए आपको क्या क्या चूज करना पड़ेगा। अगर बी को 2 चूज करना है, इसका मतलब ये है कि आपका ए 1 चूज करेगा लास्ट में, ठीक। तो यहाँ पे आप और क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे आपको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने यहाँ पे अगर 2 चूज किया है तो इसके जस्ट पहले इसको यहाँ पे बी को इसके जस्ट पहले 2 का डबल प्लस 1 यानी कि 5 चूज करना चाहिए। अगर बी 5 चूज करेगा, बी 5 चूज करता है तो ए विल बी फोर्स टू चूज ईदर 3 और 4। बी अगर 5 चूज करता है तो ए विल बी फोर्स टू चूज आइदर 3 और 4, ठीक है। अगर वो 4 चूज करता है तो बी विल चूज 2, ठीक है। तो अगर बी इस केस में 5 चूज करता है तो इसके जस्ट पहले बी को क्या चूज कराना पड़ेगा? इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका डबल प्लस 1, इसको आपको 11 चूज कराना पड़ेगा बी को, ठीक है। बी को आपको 11 चूज कराना पड़ेगा, तभी वो 5 तक जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो विनिंग सीक्वेंस होगा, जो जो जीतेगा उसको ये सारे नंबर्स चूज करने पड़ेंगे। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? What should be the next number in this sequence? The next sequence in this number should be 23. So we are just looking at the numbers B should choose so as to win. Okay, what should be the next number in this sequence? The next number in this sequence should be 47. इसका next number क्या हो जाएगा? 95. Next number 191. फिर आ जाएगा आपका 383. फिर आ जाएगा आपका 767. नेक्स्ट नंबर विल बी 1535 एंड इसके आगे अगर आप जाएंगे तो आपका जो सीक्वेंस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आपका 2021 से बाहर चले जाएगा, ठीक है। आपको हाफ से ज्यादा चूज करना है, हाफ से ज्यादा चूज करना है तो आपको क्या चूज करना चाहिए? आपको 1535 चूज करना चाहिए। अगर आप 1535 चूज करते हैं तो यू आर इंश्योरिंग कि आपका जो पर्सन बी है दैट इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। एंड अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस वो फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में जाके वो 2 चूज करेगा विच विल फोर्स ए टू चूज 1, ठीक है। तो अपना विक्ट्री इंश्योर करने के लिए बी शुड चूज 1535।
ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, या एक बार और समझे इसको? ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अगर बी को जिताना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अल्टीमेटली बी शुड चूज टू। बी अगर 2 चूज करेगा तो ए आपका जो होगा वो हमेशा 1 चूज करेगा। ठीक है, अगर आप 2 लेके आ गए तो वो हमेशा 1 चूज करने के लिए फोर्स्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर 2 चूज कराना है तो इसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे, इसके जस्ट पहले, उसके जस्ट पहले बी को 5 चूज करना चाहिए। 5 क्यों चूज करना चाहिए? अगर वो 5 चूज करेगा तो ए को 3 या 4 में से एक चूज करना पड़ेगा। अगर ए 3 या 4 चूज करता है तो अल्टीमेटली वो बी को वापस 2 चूज करने पे ही, बी 2 चूज करने के लिए मजबूर रहेगा। ठीक है, बी को आपको 2 चूज करवाना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो 5 लेंगे तो 5 इज द मैक्सिमम नंबर जो आप चूज कर सकते हो जिससे बी को वापस 2 चूज करने के लिए बी फोर्स्ड है। ठीक है, अच्छा अब 5 चूज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 चूज कराने के लिए बी को उसके पहले जस्ट 11 चूज करना पड़ेगा। 11 चूज करने के लिए उसके जस्ट पहले 23 चूज करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलता जाएगा। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वी शुड चूज सो एज टू विन। तो आप जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे तो आपको यहाँ पे लास्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा 1535। इसका मतलब ये है कि आप जस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप डबल प्लस 1 करते जा रहे हो। ओके, आप डबल प्लस 1 कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, आपको यहाँ पे डबल प्लस 1 करने से आपको यहाँ पे वो पॉसिबल नंबर मिल जा रहा है जो चूज करने से आप इसके पहले वाला सीक्वेंस को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो 1535 इज वन सच नंबर जिसको अगर आप चूज करते हैं, जिसको अगर आप चूज करते हैं तो आपका ये सीक्वेंस फॉलो हो पाएगा। ये सीक्वेंस अगर फॉलो हो पाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप लास्ट में जाके 2 चूज करेंगे एंड द पर्सन चूजिंग 2 विल विन। ओके, इज इट क्लियर? तो 2 चूज कराने के लिए ही हमने जो मेहनत की है, हमने इसीलिए मेहनत की है कि वो आप अल्टीमेटली उसको जाके 2 चूज करें। ठीक है, तो हमने डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 किया हर बार। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Okay, please try this question. Yes, any such question उसी पॉसिबल वेरिएशन में आपको मिल सकता है। ठीक है, एंड सीक्वेंस आपका लेकिन वही फॉलो होता। अगर आप वो 2021 की जगह पे अगर आपको ये बोलता कि आपको ए को जिताना है, उस केस में अगर आपको ये बोल दिया होता कि अगर आपको ए को जिताना है तो आप
आगे वाला सीक्वेंस जो है 767 ए को लाने की कोशिश करते हैं। आप ये चूज करते कि आपका ए जो है वो 761 चूज करे। ए अगर 761 चूज करता तो आपको बी को उसके पॉसिबल कोई नंबर देना पड़ता। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बी को ही जिताना होता और आप और बड़े या छोटे नंबर से स्टार्ट करते तो आपको वापस यही सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता। ठीक है। हाँ, इन एवरी केस वी हैव टू गो बैकवर्ड, हमको इसको रिवर्स में ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इसको कैसे रिजॉल्व करें? यहाँ पे क्या करें, ईच ऑफ 20 पर्सन सिटिंग इन अ रो इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 20 corresponding to his seating position counting from left to right. Every time a count is made, every person on the seat corresponding to prime number is removed and seat numbers are rearranged beginning from 1. Okay, the process is repeated until only 3 persons are left. What is the original seat number of the person sitting on seat number 3? Okay, पहली बार आपके पास 20 लोग हैं। ठीक है, इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने प्राइम नंबर्स वाले हटा दिए, प्राइम नंबर्स वाले हटा दिए तो आपके पास बच क्या जाएगा, 1 2 3 नहीं बचेगा, 4 बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, 11 नहीं रहेगा, 12 के बाद 14 15 16 नो 17 18 एंड 20। ठीक है। पहले पहले बार के बाद आपके पास इतने पोजीशंस बच गए। अब सेकेंड टाइम व्हाट यू विल डू इज कि आप इसमें से फिर प्राइम नंबर्स हटा देंगे। प्राइम नंबर्स अब कौन से हो जाएंगे, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सेवेंथ, 8 9 10, दिस इज 11। अब 12 ही सीटिंग पोजीशंस थे तो आपका 20 वाला बच जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बच क्या क्या गया, आपके पास बच गया 1 8 10 14 15 16 एंड 20। अब इसके बाद आप फिर वापस वही करेंगे, प्राइम पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सेवेंथ पोजीशन। आप इन चारों को हटा देंगे तो इसके बाद आपके पास सिर्फ 3 ही पोजीशन बच जाएंगे, 1 14 एंड 16। तो सीट नंबर 3 पे कौन सा पर्सन बैठा है, सीट नंबर 3 पे बैठा है 16। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर पोजीशन सीट पे जो जो बैठा है उसको हम हटाते चले गए। ठीक है, हर बारी हमने यही किया तो हमारे पास लास्ट में सिर्फ 3 ही नंबर बच गए, 1 14 और 16। ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करेंगे।
क्या करेंगे इस केस में? When the digits of a three-digit number n are written in reverse order, we get a three-digit number m. Which of the following statements are correct about the number s, which results from addition of numbers n and m? तो यहाँ पे एक छोटा सा अपने हिसाब से बना लेते हैं. एक नंबर आपका ए बी सी है, एक नंबर सी बी ए है, ठीक है. तो इसके पहले डिजिट्स हो जाएंगे a प्लस सी, इसके लास्ट डिजिट्स भी हो जाएंगे a प्लस सी, एंड इसका बीच वाला डिजिट हो जाएगा 2b. ठीक है. अच्छा, ठीक है. पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है एट मोस्ट ओनली टू ऑफ द थ्री डिजिट्स ऑफ अ नंबर s कैन बी इवन. इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. अब मुझे बोल रहा है कि दो से ज्यादा डिजिट इसके इवन नहीं हो सकते. हम तीनों डिजिट इवन बना सकते हैं, राइट? बीच वाला डिजिट तो हमेशा इवन होगा ही. 2b हो गया तो वो इवन हो गया. a प्लस सी अगर इवन होगा तो दोनों के लिए इवन होगा. तो या तो एक डिजिट इवन होगा या तो तीनों के तीनों डिजिट इवन होंगे. तो स्टेटमेंट वन इज, पहला वाला स्टेटमेंट इज फॉल्स. द नंबर s कैनॉट बी अ प्राइम नंबर. व्हाट कैन वी से अबाउट दिस? आपका नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता. कैसे प्रूव करें ये चीज? प्राइम नहीं हो सकता. बट हाउ कैन वी से कि दो नंबर का सम प्राइम नहीं हो सकता? इट कैन बी प्राइम. ठीक है, प्राइम हो सकता है. तो इन दिस केस ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट, ईच ऑफ द थ्री डिजिट इन नंबर s इज ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने से हमारा स्टेटमेंट वो शायद ट्रू हो जाता. क्योंकि अगर आप दोनों को 1 1 लेंगे, और जरूरी नहीं है आपका जो b है वो 0 हो सकता है. ओके, b को अगर आप 0 लेते हैं तो वो 2 से छोटा भी हो सकता है. ठीक है. तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो फॉल्स. अब तीनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो इस केस में आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज. ठीक है. आपका तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. आप ऑप्शन बी को दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं वैल्यूज के साथ में. बट 1 और 3 तो फॉल्स है. अगर आपका स्टेटमेंट ए और सी अगर आपका फॉल्स है तो आपका तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट बैठ नहीं रहा है कि आपको करेक्ट बता दे. ठीक है. तो इस केस में आपका आंसर विल बी ऑप्शन 4. Okay, please try this question.
इसको एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर 2 एग्जांपल लेंगे तो आपको शायद यहाँ पे वो मिल जाए। पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो m जो यहाँ पे है, m जो यहाँ पे है वो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है? m is not greater than minimum of UVW, m is actually less than minimum of UVW। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से आपको स्टेटमेंट 3 ट्रू दिख रहा है। ठीक है, m is less than minimum of UVW, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट 3 ट्रू दिख रहा है, राइट? यहाँ के हिसाब से आपको स्टेटमेंट 3 ट्रू दिख रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे एक और हमको लेना है। नेवर सेड आप 1 नहीं ले सकते। आप m और u का इक्वल वैल्यू भी ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, इट शुड कम आउट टू बी m इज लेस देन मिनिमम ऑफ, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ uv w। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। ठीक है, ग्रेटर देन कभी नहीं आएगा, या तो लेस देन आएगा या तो लेस देन इक्वल टू आएगा। लेस देन इक्वल टू आप प्रूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका यहाँ पे आंसर नहीं है। ओके, सो इस केस में आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा। इज इट क्लियर? क्यों नन ऑफ दीज होगा, सबको समझ में आ रहा है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं।
ओके सो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे एक काम कर लीजिए, एक नंबर ले लेते हैं x, one number is x, other number is x plus y and तीसरा नंबर y है। इन तीनों का प्रोडक्ट इज 6 टाइम्स x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से आप ये दो चीजों को कैंसिल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा एक्स वाई इज। अब आप x को 3 ले, y को 4 ले, या x को 4 ले, y को 3 ले, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू एक ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है? सबसे पहला मिल सकता है 1, 12, 13, ओके, एंड दूसरा आपको मिल जाएगा 2, 6, 8, तीसरा आपको मिल जाएगा 3, 4, 7। बस तीन ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? तीन ही पॉसिबिलिटी मिल रही है, तीनों का सम कर लेते हैं। दिस इज आई गेस 156, ये हो जाएगा 96, and this will be 12, 7, this will be 84। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 336। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको तीन ही पॉसिबल वैल्यू मिलेगी इस केस में, तो आपका आंसर हो जाएगा 336। ओके, इस शीट से हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। ओके, दोनों करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। या एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वापस इसको सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आप इसको क्या करिए, आप इसको सेम पावर के फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, आप सेम पावर के फॉर्म में, या इसको आप एक काम करिए, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका जो पावर में जो 1/12, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 वाला टर्म है, इस रेसिप्रोकल को हटाने के लिए हम सबको कॉमन पावर से रेज करते हैं। हम सबको कॉमन पावर से रेज करते हैं। व्हाट वी विल यूज हियर इज कि अगर आपको मालूम है कि आपका ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तो आप ये तो बोल ही सकते हो कि आपका ए ग्रेटर देन बी है, अगर सारी चीजें पॉजिटिव है तो। ठीक है, अगर सारी चीजें पॉजिटिव है तो आप ये बोल ही सकते हैं कि ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर से बड़ा है तो ए बी से बड़ा होगा ही। सिमिलरली आप कोई भी पावर पे रेस कर दीजिए तो आपको रिजल्टेंट सेम मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर मुझे सारे रेसिप्रोकल पावर्स को हटाना है, तो मुझे किस चीज से यहाँ पे किस पावर पे इनको रेस करना चाहिए? हमको यहाँ पे इसको जो इसका एलसीएम होगा उस पावर पे हमको इसको रेस करना चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इस केस में एलसीएम हो जाएगा 12। 12 पावर पे रेस करोगे तो यहाँ बच जाएगा 2 to the power of 6, ये बच जाएगा 3 to the power of 4, दिस विल बी 4 क्यूब, दिस विल बी 6 स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ बच जाएगा 12। 2 to the power of 6 और 4 क्यूब, ये दोनों बराबर होगा, इसका भी वैल्यू 64 आएगा, इसका भी वैल्यू 64 आएगा। दिस इज 81, दिस इज 36 एंड दिस इज 12। तो मैक्सिमम इनमें से दिस इज 81, 81 आपका मैक्सिमम है।
तो 81 के कोरेस्पॉन्डिंग है 3 टू द पावर ऑफ 4। 3 टू द पावर ऑफ 4 कहाँ से मिला? 3 टू द पावर ऑफ 1/3 से मिला। तो इस केस में आपका 3 टू द पावर ऑफ 1/3, 3 टू द पावर ऑफ 1/3 हमारा मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मुझे यहाँ पे लार्जेस्ट पूछे तो लार्जेस्ट वैल्यू इज ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 1/3। ओके, ये सबको समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक कॉमन पावर पे रेस करना है एंड उसके हिसाब से ही आपको इसको रिजॉल्व करना है। ओके, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट शीट पे मूव करेंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास होते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, इसको अगर आपको वैल्यू निकालना है, हाँ बट उतना ही काफ़ी है, आप उतने से ही अपना आंसर वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी टाइप की कोई वैल्यू हो तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अंदर वाली चीज़ को एक स्क्वायर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 8 + 2√7 है तो √2√7 है, तो इसका मिडिल टर्म पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है 2 × 1 × √7, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपको 8 + 2√7 मिल जाएगा। हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लिया, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1 + √7 का होल स्क्वायर, हटा सकते हैं रूट, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 + 1 √7। तो यहाँ पे आपका आंसर विल बी, जो आपको फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, इट विल बी 1 + √7। तो इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मिनिमाइज करना है, उसको मिनिमाइज करना है, मतलब रूट के अंदर रूट को हटाना है। ठीक है, इक्वेशन में आपके पास एक ही रूट रहना चाहिए। ओके, ये चीज सबको समझ में आई? ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक जो इस केस में होगा, नहीं उसको और सॉल्व नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पूछता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको रूट हटा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो द नेक्स्ट टर्म जो हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, इट इज नोन एज फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स किनको बोलते हैं? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? आप फैक्टर मतलब जो कोई भी ऐसा नंबर जो जो आपके ये गिवन नंबर को पर्टिकुलरली डिवाइड करता हो। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 60, तो 60 के अगर मैं फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूँ तो 60 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, देयर विल बी 4, 5 होगा, 6 भी होगा, 7 8 9 नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 40 होगा एंड 60 होगा। ठीक है, स्मॉलर का जरूरत नहीं है, इक्वल टू भी हो सकता है, बिकॉज 60 का एक फैक्टर 60 भी होगा। ठीक है, सॉरी माय बैड, 30।
ओके, सो 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने हो जाएंगे। तो सबसे पहला कंक्लूजन हम लोग फैक्टर्स के बारे में ये निकाल सकते हैं कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में होते हैं इसका मतलब कि आप कोई दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ से हम लोग ये ड्रॉ करते हैं कि आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा हमेशा पेयर में लाई करते हैं। ठीक है, हमेशा आपका जो फैक्टर होगा, आपके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर में होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका हमेशा इवन होना चाहिए। सोच के देखो, आपका नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो हमेशा इवन होना चाहिए। इज इट ट्रू? If it is true, why true? If it is not true, why not true? Yes, there are numbers. अगर मैं यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लूँ, परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं नंबर ले लूँ 9, 9 के सिर्फ 3 ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, वैसे ही आप 16 ले लो तो 16 के 5 फैक्टर्स होंगे, 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, तो दी ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ से ये मिलता है कि अगर आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स है, आपको मालूम है इसके कितने फैक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड है और नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है तो यू कैन डेफिनेटली से कि आपका, या आपका ऑड है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका नंबर जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के ही होते हैं। ठीक है, और 1 2 छोड़ के इवन नंबर कोई भी हो जाए स्टार्टिंग विथ 4, ठीक है, 4 6 8 एंड सो ऑन, इस केस में आपका नंबर आप डायरेक्टली बोल सकते हो, आप डेफिनेटली आपका नंबर कंपोजिट होगा, बट आपका नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स के हिसाब से आप नंबर का टाइप भी बता सकते हो। नंबर का आप टाइप कैसे बता सकते हो कि अगर किसी नंबर का एक फैक्टर है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आपका नंबर 1 है। ठीक है, अगर आपके दो फैक्टर है तो what are those numbers with two factors only? Those numbers are called prime numbers। तो आपके दो फैक्टर हो गए प्राइम नंबर। तीन से तो आपको मालूम ही है कि ऑड हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इवन हुआ तो कंपोजिट नंबर होगा, बट परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो छोटे नंबर्स हो गए। छोटे नंबर्स में आपको मालूम चल गया कि छोटे नंबर्स में आपको ये समझ में आ गया कि आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस केस में आप फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो जब आपके पास बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जब आपके पास बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 60 को ही ले लेते हैं। 60 में आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर। 60 में मिल जाएगा आपको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो इस तरीके से आपको उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तभी आप उस पर आगे प्रोसीड कर पाएंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जेनरिक बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा जेनरिक अगर बना लेंगे तो 2 टू द पावर ऑफ ए सपोज करते हैं, 3 टू द पावर ऑफ बी इंटू 5 टू द पावर ऑफ सी। ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारा
नंबर है, 2 टू द पावर ऑफ ए, 3 टू द पावर ऑफ बी, 5 टू द पावर ऑफ सी। इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में अगर आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में ऐसे निकल जाएगा कि हर फैक्टर में आपका 2 का पावर 0 से लेके a तक होगा, आपका 3 का पावर 0 से लेके b तक होगा, c का पावर 0 से लेके c तक होगा। तो 0 से लेके a तक नंबर ऑफ पॉसिबल है a1, नंबर ऑफ वैल्यूज ये ले सकता है b+1 और नंबर ऑफ वैल्यूज ये ले सकता है c+1। तो ये आपको फाइनली दे देगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलता है कि अगर आपका वैल्यू a तक जा सकता है, 0 से लेके a तक सारी पॉसिबल वैल्यूज, 0 से लेके b तक सारी पॉसिबल वैल्यूज और 0 से लेके c तक सारी पॉसिबल वैल्यूज, तो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, दिस इज योर आंसर फॉर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से कितने होने चाहिए, 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से होने चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 12 फैक्टर्स होने चाहिए। आप यहाँ पे सम टोटल करके देखिए, आपको यहाँ पे भी 12 फैक्टर्स ही मिलेंगे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितनी पावर तक जा सकता है, अगर 6 पावर तक जा सकता है तो 7 वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो अगर a पावर तक जाता है तो a+1 वैल्यूज ले सकता है, b पावर तक जाता है तो b+1 वैल्यूज ले सकता है और c पावर तक जाता है तो c+1 वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर अप टू नाउ, यहाँ तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ, यहाँ तक सबको क्लियर? ओके, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, आपको एक नंबर दे दिया है और आपको उसके अलग अलग तरीके के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली एक एक स्टेप को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आपको नंबर दे दिया है n = 2 to the power of 5 इंटू 3 to the power of 4 इंटू 5 to the power of 3। अब सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितना होगा। तो व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन दिस केस? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा इस केस में? अगर आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख लेता हूँ। दिस विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 120।
ठीक है, अब इसके बाद आपको अलग अलग तरीके की चीजें पूछ रहा है। सबसे पहली चीज आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर ऑड एंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर इवन। अब इवन के लिए आप सोचो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इवन फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कंडीशन कि आपका फैक्टर इवन होगा। ठीक है, इसी के हिसाब से सोचिए 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आपको इवन फैक्टर बनाना है, अगर आपको इवन फैक्टर बनाना है तो इवन फैक्टर बनाने के लिए आपका कंडीशन क्या होना चाहिए। इवन फैक्टर बनाने के लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आप 2 का पावर 0 नहीं ले सकते। आपका फैक्टर इवन तभी होगा जब आप 2 का पावर 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो 2 का पावर 0 नहीं ले सकते तो आप 2 का पावर क्या क्या ले सकते हैं। आप 2 का पावर 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप 2 का पावर 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। यहाँ पे 6 क्यों आ रहा था, क्योंकि आप 0 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पे आप 2 का पावर 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हैं। 3 का पावर कुछ भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 का पावर कुछ भी ले लीजिए तो उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स विल बी 100। एंड अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 100 मिल गया तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होना चाहिए इस केस में। What should be the total number of odd factors if total number of even factors is 100? Total number of odd factors is 20. आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकाल सकते थे। आपको यहाँ पे इवन में अगर आप 1 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हो, तो ऑड में आपको 2 का पावर हमेशा 0 ही लेना पड़ेगा। 2 का पावर हमेशा आपको 0 ही लेना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगी 1। 3 का पावर कुछ भी ले लो, 0 से लेके 4 तक चलेगा। 5 का वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा, इवन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये कैसे निकालेंगे। इवन जैसे निकाला उसी तरीके से सोच के देखो कि 5 के केस में क्या करना पड़ेगा हमको। फाइव के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां पे आप 2 का पावर 0 नहीं ले सकते थे, यहाँ पे आप 5 का पावर 0 नहीं ले सकते। तो 5 का पावर 0 अगर आप नहीं ले सकते तो 5 का पावर आप 1 से लेके 3 तक कुछ भी ले सकते हैं। 1 से लेके 3 तक अगर आप कुछ भी ले सकते हैं तो वो हो जाएगा 3, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 90। ठीक है, सिमिलरली अब 15 के केस में क्या करेंगे हम लोग। अगर आपको 15 का मल्टीपल निकालना है तो क्या करें। फिफ्टीन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा। 15 इज 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 मतलब आप 3 का पावर भी 0 नहीं रख सकते, आप 5 का पावर भी 0 नहीं रख सकते। ठीक है,
तो 15 के केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा? फिफ्टीन का निकालेंगे, उसके बाद ये वाला निकालेंगे। फिफ्टीन के केस में क्या हो जाएगा? 15 के केस में हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3। तो आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 72। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करें अब? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच हैज यूनिट्स डिजिट 0। यूनिट्स डिजिट 0 का मतलब 10 का फैक्टर होना चाहिए। 10 का फैक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 का फैक्टर होने के लिए आपको 2 भी हटाना पड़ेगा, आपको 5 भी 0 हटाना पड़ेगा। तो 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगी 5। 3 का आप कुछ भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। और 5 का भी वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा 3। तो आपका इस केस में आंसर हो जाएगा 60। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर? ओह सॉरी, 5 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा ना वो। ठीक। दिस विल बी 5 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 75। ओके। अब मुझे बताएंगे प्राइम कितने फैक्टर्स होंगे इसके? प्राइम फैक्टर्स इस केस में आपको यहीं से दिख जाएगा। प्राइम फैक्टर्स आपके हो गए 3। तो कंपोजिट कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी फैक्टर्स आर कंपोजिट? थिंक अगेन। 3 प्राइम फैक्टर है। दिस इज करेक्ट कि आपका 3 ही प्राइम फैक्टर होगा, लेकिन एक 1 भी तो होगा। 1 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर एंड 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अगर आप कंपोजिट काउंट कर रहे हैं तो आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 160। ठीक है। प्राइम काउंट करते या नॉन प्राइम नॉन कंपोजिट में चलता, बट सिर्फ कंपोजिट बोल दिया तो 1 को भी आपको काउंट नहीं करना। ओके। अच्छा, अब यहाँ ये दोनों देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर्स होंगे? व्हाट इज द कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर? यहाँ पे आपको क्या कंडीशन लेना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए? परफेक्ट स्क्वायर के लिए करेक्ट, वेरी गुड। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ सिर्फ हाँ, ऑड फैक्टर्स हम लोग यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि आपका हर फैक्टर जो है वो इवन पावर्स में ही आए।
अगर इवन पावर में ही आएगा तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो नंबर जो फैक्टर होगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 का पावर आप क्या क्या रख सकते हो? 2 का पावर आप रख सकते हो 0 2 4, यानी कि 3 पॉसिबल वैल्यूज। 3 का पावर आप क्या क्या रख सकते हो? 0 2 4, अगेन 3 पॉसिबल वैल्यूज। और 5 का पावर आप रख सकते हो 0 और 2, तो 2 वैल्यूज। तो देयर विल बी 18 फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। देयर आर 18 फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब परफेक्ट क्यूब के लिए भी रूल सेम है। परफेक्ट क्यूब के केस में क्या होना पड़ेगा? आपका पावर जो होगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट क्यूब। What should be the answer in that case? परफेक्ट क्यूब के केस में हो जाएगा 0 3 0 3 और 0 3, तो इस केस में आंसर हो जाएगा आपका 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n whose last 2 digits are 0। मिनिमम पावर ऑफ 5 एंड 2 विल बी 2। मल्टीपल ऑफ 100 के लिए आपको 5 का पावर भी 2 रखना पड़ेगा मिनिमम, और 2 का पावर भी आपको 2 रखना पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस? इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 2। ओके, अच्छा, सम को बाद में देखते हैं, पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? व्हेन यू नो कि आपका जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, आपके फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एंड हमेशा दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आप नंबर बना सकते हैं। देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट टू फैक्टर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करके नंबर बना सकते हैं, एक्सेप्ट व्हेन द फैक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करें? आपके जितने फैक्टर्स होंगे 120 फैक्टर्स, 120 फैक्टर्स में हमेशा दो ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनका जो प्रोडक्ट होगा, जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा आपका नंबर होगा। तो यहाँ पे आप अगर सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पेयर मिला मिला के आपका नंबर बना लेंगे। तो ऐसे कितने बार आपका नंबर आएगा? प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा नंबर, इसके पावर में आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय। तो आपका इस केस में ओवरऑल, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा n टू द पावर ऑफ 60। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा n टू द पावर ऑफ 60। ठीक है, और सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है वो। अच्छा, उसके लिए आई विल हैव टू रब दिस पार्ट ऑफ, इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, सम का एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपका 2 टू द पावर ऑफ
5 है, तो यहाँ पे आपका जो सम होता है वो हो जाता है पहला ब्रैकेट ओके। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ जितनी पावर आ रही है, जितनी पावर आ सकती है, सबको एक साथ लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 टू द पावर ऑफ 0 से लेके 2 टू द पावर ऑफ 5 इसका सम मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 0 से लेके 3 टू द पावर ऑफ 4 का सम मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर ऑफ 0 से लेके 5 टू द पावर ऑफ 3 तक का सम। तो इस केस में आपका आंसर इतना आ जाएगा, जितना भी आएगा डजंट मैटर, फॉर्मूला वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जनरली आपको सम के क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट स्टिल वी शुड नो द फॉर्मूला कि आप सम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट नंबर। ओके, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चेंज करना पड़ेगा, उसको आप देखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आपको जरूरत है, यहाँ पे आपको 6 स्क्वायर दिया हुआ है। आपका जो जो भी आपका फॉर्मूला है, इट इज नॉट वैलिड अंटिल इट इज नॉट वैलिड अंटिल इट इज ऑफ द फॉर्म, ये क्या बोलते हैं आपका, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से कन्वर्ट करके कोशिश करेंगे। ओके, सो इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 स्क्वायर 3 टू द पावर ऑफ 4, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 4।
तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 75। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके 75 हो गए। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स 75 है तो? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर कि अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स 75 है तो आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि देयर विल बी 74 फैक्टर्स जिनको आप पेयर में लिख सकते हैं और उनके आपके पास एक ऐसा फैक्टर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग सपोज करते हैं रूट n लिख देते हैं, तो उसको आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो देयर आर फॉर 38 पॉसिबल वेज। ठीक है, एंड सेकंड में अगर आपको बोल रहा है कि क्या बोल रहा है सेकंड में, n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, तो डिफरेंट नंबर्स वाले केस में वो स्क्वायर रूट वाला पार्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 37 परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो 37 फॉर्म में लिख सकते हैं, 38 फॉर्म्स में लिख सकते हैं उसको। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर ऑड, in how many ways n can be written as product of two numbers which are even, and in how many ways n can be written as product of two numbers such that one of them is even and one of them is odd। अब मुझे ये बताओ कि आपका ओवरऑल नंबर अगर इवन है, ओवरऑल नंबर अगर आपका इवन है और उसको आप a इंटू बी के फॉर्म में लिखते हो, तो a और b क्या क्या हो सकता है? अगर ओवरऑल नंबर आपका इवन है, आप a और b के फॉर्म में लिख रहे हो, तो या तो a ऑड होगा, b इवन होगा, या तो a और b दोनों इवन होंगे, या तो a इवन होगा, b ऑड होगा। ठीक है, तो इसको आप ऑड इंटू ऑड के फॉर्म में तो कभी भी लिख ही नहीं सकते। ऑड इंटू ऑड के फॉर्म में जब लिख ही नहीं सकते तो सी का आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा 0। ओके, सो सी का आंसर इस केस में हो जाएगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि आपका नंबर इवन है तो आप उसको दो ऑड नंबर के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते। अगर आपका एक नंबर इवन है तो आप उसको दो ऑड नंबर के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको? ए बी सी तीनों पॉइंट सबको क्लियर? ठीक है, अच्छा थोड़ा सा वापस जाते हैं। अब आपको क्या करना है, दो इवन नंबर के फॉर्म में लिखना है या फिर आपको दो, एक इवन एक ऑड नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो अभी तक आपको ये मालूम चल चुका है कि आप इसको दो ही फॉर्म में लिख सकते हो, या तो ऑड इवन के फॉर्म में लिख सकते हो या तो इवन ऑड के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ओके फाइन, देखते हैं। दो इवन नंबर के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप इसको एक काम करिए, सॉरी 2 स्क्वायर है, इसको आप दो इवन नंबर के फॉर्म में लिख लीजिए। दो इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2y। 2x इंटू 2y लिखने का मोटिव क्या हुआ कि आपका नंबर हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप x और y को ऑड भी ले लें तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि आपका नंबर 2x और 2y है तो आपका नंबर हमेशा इवन ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ x और y को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिर्फ x और y को आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे, 25 तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 25
लेकिन आपको 2 के फॉर्म में लिखना है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 12 प्लस 1 जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देयर आर 13 वेज n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर इवन। तो इसका आंसर 38 था, इसका आंसर 37 था, इसका आंसर 0 था। तो 25 फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 फैक्टर्स में से वही चीज 24 फैक्टर्स, उनको आप पेयर में लिखेंगे तो वो 12 हो जाएगा। पेयर बनाना है ना, मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, तो 24 अगर फैक्टर आ रहे हैं तो पेयर आपका उसमें से 12 ही बनेगा। पेयरिंग बनानी है, राइट? पेयरिंग बनानी है तो उसमें आपको 12 ही पेयर मिलेगा, और एक रूट एन वाला 13 पेयर मिलेगा। ठीक है, अब क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? अब 3 ही पॉसिबल वे में आप लिख सकते थे, ऑड ऑड इवन, इवन इवन। ऑड आपको मालूम है 0 है, ऑड इवन नहीं पता, इवन इवन आपको मालूम है 13 है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है 25। तो देयर विल बी 25 पेयर्स, देयर विल बी 25 पेयर्स, जहां पे आपको सिर्फ एक नंबर ऑड एक नंबर इवन के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट वाला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर को-प्राइम टू ईच अदर। इसका डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है, इसका आप डायरेक्ट आंसर होता है, इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर ऑफ p माइनस 1। इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर ऑफ p माइनस 1, वेयर p इज टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर को-प्राइम टू ईच अदर। तो इसका आंसर होता है 2 टू द पावर ऑफ p माइनस 1, वेयर p इज नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ऑलवेज रिमेंबर p माइनस 1 पूरा का पूरा पावर में ही रहेगा। तो 2 टू द पावर ऑफ p माइनस 1 वेयर p इज नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां से अगर आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर विल बी 4। देयर आर 4 पेयर्स जो आपके पर्पस को सेटिस्फाई करेगा। There will be 4 pairs which will satisfy your purpose. Okay, I hope this much is clear.